हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमारा ये यूपीएससी की सीरीज़ कंटिन्यूस चालू है, तो उसमें आज हमारा जीएस 1 का आर्ट एंड कल्चर है। तो आर्ट एंड कल्चर को हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम हमारा मॉडर्न हिस्ट्री साथ में एनवायरनमेंट ये ख़त्म हो गया है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे देखना चाहते हैं तो जाके आप यूट्यूब चैनल में हमारे देख सकते हैं। तो आज हम आर्ट एंड कल्चर दोस्तों शुरू करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में जैसे हम पहले देखेंगे भारतीय स्थापत्य कला, उसके बाद आता है मूर्ति कला, फिर बुद्ध जैन ये सारा चीज़ है उनको देखेंगे। ठीक, तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? स्थापत्य कला। इसको हम लगभग 3 वीडियो के करीब में टारगेट रखे हैं। 3 वीडियो में हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो भारतीय स्थापत्य कला है उसके जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय मिथक काल और वास्तुकला में सिंह और वृषभ की आकृति के महत्व पर विचार कीजिए। मतलब भारतीय जो मिथक है, मतलब जो काल है उनका, वास्तुकला में सिंह का जो शेर और वृषभ बैल उसके आकृति के महत्व पर विचार कीजिए। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे हमारा जो सारनाथ का स्तंभ है उसमें सिंह है, बैल है, तो उनकी आकृतियों का क्या महत्व है, तो उनके बारे में हमको विचार करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम सारा चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्थापत्य कला से कैसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में, कला व साहित्य के विकास में कांची के जो पल्लव थे उनका योगदान का मूल्यांकन करना है। तो किनका? कांची के पल्लों का। इसके स्थान पे क्या आ सकता है? चोल, राष्ट्रकूट, होयसल, ठीक, ऐसे किन्हीं का भी आ सकता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन जैसे कि देखते हैं, हालांकि मानो चोल शासन, महान जो चोल शासन अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां जो हैं के कारण अभी भी उन्हें बहुत याद किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि जो महान चोल शासक हैं अभी भी मौजूद, पर इनकी स्थापत्य और वास्तुकला, मतलब क्वेश्चन इसी के जैसे है, बस इसको थोड़ा सा लेंदी बना दिया गया है। तो आपको सिर्फ इसी के बारे में, जैसे बोला ना, कला और साहित्य के विकास में कांची के पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ये सारा चीज़ कुछ भी आ जाएगा तो उन्हीं को लिखना है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान में अति महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें से एक का हमको विचार करना है लेके। जैसे शैलकृत जो स्थापत्य है, जैसे कि हम भीमबेटका से देखते हैं, जो पूरा पाषाण काल से भीमबेटका हो गई, फिर उसके बाद जैसे अशोक के काल में जो अशोक द्वारा आजीवन संप्रदाय के लिए जो गुफाओं का निर्माण किया गया, तो वो सारी चीज़ें जो है ना उसके अंतर्गत इसमें लिखना है। शैलकृत का एक जो स्थापत्य उसका विकास हमको शुरू से लेकर लास्ट तक थोड़ा थोड़ा सा बता देना है। अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं, भारतीय दर्शन एवं परंपरा में भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने की क्या उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं? जो भारतीय जो स्मारक हैं उनके बारे में हमको इसमें बताना है। फिर तीसरा, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला और लोक जो उनके जो लोक विश्वास हैं पुण्य के, जैसे कथानक की जो चित्रित करते हुए बौद्धों के आदर्श उनकी सफलतापूर्वक जो व्याख्या करते, तो अल्टीमेट हमको इसमें क्या बताना है, जो बौद्ध स्तूप जो कला है उसको बताना है कि कहाँ से शुरू हुआ, मौर्य से शुरू हुआ, पहले स्तूप का निर्माण कैसे होता था, स्तूप की जो रूपरेखा कैसी है, मतलब स्तूप के चारों ओर क्या है, स्तूप का कैसा डिजाइन है, वो सारा चीज़ बताना है। फिर उसके बाद जो इसके आदर्शों में कैसी ये अपने पुण्यों को, विषयों को और बौद्ध के आदर्शों को अपने अपने साथ ये साथ लेके चलती है और उनके विकास को कैसा योगदान देती है, तो उनमें सब थोड़ा बताना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जैसे कैसे क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय योजना संस्कृति की सीमा में वर्तमान युग में जो वहाँ की थी उससे वर्तमान को हमको ज्वाइंट कर देना है, रिलेट कर देना है, एक वैसा क्वेश्चन आ गया। मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का जो
उच्च स्थान है उसको बताना। जैसे मंदिर में कितने हैं, नागर हो गया, फिर हो गया हमारा बेसर, फिर हो गया द्रविड़, इनमें भी बहुत से पाठ हैं, जैसे कल्याणी के चालुक, राष्ट्रकूट, होयसल। तो ऐसा मतलब बताना है, ठीक। तो मतलब इनमें से किसका क्या है योगदान। तो ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे आते हैं, तो हम इन्हीं के बेस पे हम अपना देखते हैं। जैसा कि हमारा, हम किसमें है, स्थापत कला में है। तो स्थापत्य कला में हम पहले क्या देखेंगे, सिंधु की जो वस्तु कला है, स्थापत्य कला है, उसके बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी की नदी में कला का उद्भव ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी से, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। शताब्दी मतलब ये, मतलब शताब्दी में लगभग 30, ठीक, मतलब 30 के करीब में, 30 ईसा पूर्व में ऐसा हुआ है, ठीक। इसके जो स्थल है प्रमुख, उसमें क्या है, एक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये कहाँ है, सुंदर एक जो इनका है नगर, वो सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा योगदान भी इन्हीं का है। तो ये सुंदर नगर है, इनका नियोजन के लिए इनका उदाहरण में लिखा जा सकता है। ये है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक दोस्तों। उसके बाद आता है लोथल और धौलावीरा, ये कहाँ है, ये गुजरात में है, ठीक। राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा मतलब राजस्थान। थोड़ा सा ये मतलब स्थल है जो मेन, जैसे हमको कोई भी आंसर लिखना तो उनके बारे में थोड़ा सा एक दो हमको स्थान पता रहे तो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक। जैसे हम दोस्तों यहाँ मैपिंग के द्वारा ये बता सकते हैं कि जैसे यहाँ क्या है, रंगपुर गुजरात में, लोथल गुजरात में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो ऐसा, ठीक। ये धौलावीरा हो गया, वही चीज़। अब उसके बाद आते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, सिंधु सभ्यता में क्या क्या विशेषताएं थी, किसको लेके, स्थापत्य आर्किटेक्चर को लेके क्या क्या विशेषताएं थी। जैसा कि विशेषता में नंबर 1 में आता है, नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। मतलब सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी, लंबवत काटती थी, मतलब समकोण ऐसे बनता था, ठीक। ये उत्तर से, ये दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, ऐसे थे, ठीक। दूसरा क्या है, विशाल सड़कें नगर को अनेक खंडों में विभाजित करती थी, जबकि छोटी सड़कों का उपयोग अलग अलग घरों और जो इमारतें हैं उनको जोड़ने का काम किया जाता है। जैसे कि जो विशाल सड़कें, मान लीजिए एक रोड ऐसी गई, एक रोड ऐसी गई, एक रोड ऐसी गई, तो ये जो आयताकार यहाँ खंड बनता था ना, ये बना, एक ये बना, ये बना, तो ये क्या था, ये यहाँ पास सड़कें, ये एक बन गया नगर, एक नगर ये, एक नगर ये, एक नगर ये, ठीक। फिर छोटी सड़कें भी इसके अंदर भी ऐसी थी, लंबवत थी, ठीक। तो फिर यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, ऐसा था, ठीक। उसके बाद देखते हैं 3 प्रकार के वहाँ क्या मिलते थे, भवन मिलते थे। पहला है निवास गृह, फिर एक सार्वजनिक भवन, एक सार्वजनिक स्नानागार, ठीक। तीसरा क्या है, पक्की एवं निश्चित आकार की ईंटों का प्रयोग मिलता था, और जिसमें कि जिप्सम के गारे का प्रयोग करके उनको एक साथ जोड़ा जाता था, ठीक। फिर नगर का पूर्वी तथा पश्चिम भाग में इनको बांटा गया है। जैसे कोई नगर होगा तो इसका पूर्वी भाग किसके लिए है और इसका ये वाला भाग किसके लिए है, पश्चिमी भाग, ठीक। जैसा कि जैसे ये है नगर, ठीक, ये है गढ़, तो ये किसके लिए था, ये शासकों और जो ऊंचे लोग हैं, अभिजात वर्ग, उनके लिए है। पूर्वी भाग जो जिसको क्या बोला जाता था, निचला नगर, ठीक। निचला नगर में एक कच्ची जो छोटे भवन होते हैं, जो श्रमिक लोग इसका प्रयोग करते थे, जिनके निजी कुएं और स्नानागार खुद के होते थे, ठीक। वहीं जो पश्चिमी भाग था इसका प्रयोग कैसे, इस अन्नागार, शासकीय भवन, स्तंभों वाला जो हॉल था या आंगन थे, उनका प्रयोग किया जाता था, ठीक। मतलब ये शासन के उद्देश्य से, मतलब जो काम किया जाता था प्रशासनिक उद्देश्यों से, उनमें इनका काम होता था, ठीक। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं कि यह सामाजिक असमानता को भी मतलब
दिखाता है कि यहाँ शासन लोग यहाँ करते हैं, गढ़ इनको अलग रखता है, पूर्वी भाग में जो निचले लोग को अलग से रखा जाता है। तो मतलब इनको बताता है कि इनमें समानता नहीं थी, सामाजिक समानता कोई थोड़ा सा दिखाता नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, उन्नत जल निकासी व्यवस्था। घर से निकलने वाली छोटी जो नालियां थी उनका मुंह सड़क के साथ साथ चलने वाली जो नालियां हैं, मुख्य नालियां बड़ी, उनसे ज्वाइंट होती थी। जैसे कि ये घर है हमारा, इससे जो निकलने वाली नालियां का जो मुख होता था, जो यहाँ पास से सड़क के समांतर नाली जा रही है उससे ज्वाइंट था। ठीक, और साथ में नालियों के ऊपर क्या था, ये नालियां ऊपर से क्या थी, ढकी हुई थी। ठीक, उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, जिसका धार्मिक रूप से उपयोग किया जाता था। इसका जो, इसमें कोई भी अभी तक रिसाव नहीं है। ठीक, ना ही फैक्ट मतलब वहाँ से कोई ऐसा पानी का रिसाव हो रहा, तो अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो इसका क्या मतलब कि इंजीनियरिंग वहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी थी। और साथ में किसका प्रयोग किया गया, बिटुमिनस का लेप इसके ऊपर था। ठीक, तो ये सब देखने को मिलता है कि स्नानागार जो आज के हम बनाते हैं ना पुल उल, ठीक, कुछ भी, तो उसमें क्या होता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद क्या होता है, तो पानी यहाँ आने लगता है, बाहर लीकेज हो जाता है कहीं से। पर उस टाइम का बना हुआ आज भी इंजीनियरिंग ऐसा है कि अभी भी उसमें रिसाव नहीं आया। ठीक, तो मेन चीज़ ये देखने वाली है। फिर क्या, मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार, ये वायु संचार वाहिकाओं का जो ऐसा बनाया जाता है कि इसमें कीटों से उसकी रक्षा होती है। और साथ में ये वर्तमान की बफर स्टॉक जो हमने प्रणाली विकसित की है ना, उसको ये फॉलो करता है कि हम, जब हमारे पास एक ऐसा समय आएगा जब मतलब सूखा पड़ेगा, खाद्यान्न की कमी होगी, तब हम इसका उपयोग करेंगे। तो ये पहले से कौन जानते थे, सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक, इसलिए विशाल अन्नागार हमको मिला। तो इसमें जैसा कि हमने देखा दोस्तों, अब ये हमारी ये रही सिंधु सभ्यता में। तो सिंधु सभ्यता में हमने क्या देखा कि इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, जो इनका नियोजन जैसे बनाते थे, नगर नालियों ढकी हुई थी, तो ये सारा चीज़ जो हमको मिला है, तो ये मिला है। ठीक, तो आज का जो वर्तमान युग है उसमें हम क्या देखते हैं, अपने क्षेत्र की ओर नालियां देखते हैं, तो नालियां खुली हुई हैं, तो जिससे क्या होता है, लोग बीमार होते हैं। ठीक, और साथ में क्या होता है, लोगों का बीमार होने के बाद जो गंदगी होती है, ठीक, और गंदगी होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों एक चीज़ ये होता है कि यहाँ लोगों को रहने के लिए एक आवास की जो आवश्यकता है उसका अच्छे से सुनियोजन नहीं हो पाता। ठीक, तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं, पर ये सारी दिक्कतें जो मोहनजोदड़ो में नहीं थी, उनका सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो हम वर्तमान रूप में हम इनसे, सिंधु सभ्यता से ये चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक, जिससे कौन सी चीज़ें सीख सकते हैं, एक आयताकार ग्रिड का पैटर्न अपना सकते हैं कि सबका एरिया एक फिक्स हो, कि ऐसा रहे, तो हमको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक, और दूसरी बात, हम जो उनकी जो पक्की ईंटों का एक, और ईंटों का जो प्रयोग होता था, जिप्सम का प्रयोग, इसको हम देख सकते हैं। ठीक, साथ में हम उनके और भी चीज़ों को अपना सकते हैं, कैसी उन्नत जो उनकी वाटर का जो मैनेजमेंट था उसको देख सकते हैं। साथ में विशाल स्नानागार जो था उसकी इंजीनियरिंग को हम थोड़ा सीख सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमारा एक ऊपर ये था क्वेश्चन था, देखते हैं कि ये सिंधु घाटी, एक मिनट, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युग नगरी जो करण है उसमें निवेश इनपुट प्रदान किए। तो यही है, तो हम इसमें क्या सीखते हैं, जो हमारी वर्तमान की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इसमें, और जो सिंधु सभ्यता में उनकी योजना, उनको हमको दोनों को मिलान करना है, और क्या चीज़ें हम इनसे सीख सकते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में यही है कि मतलब नगरीय योजना की हमारे जो वर्तमान में नालियाँ खुली हुई हैं, ढकी हुई नहीं है, स्वास्थ्य की फिर उसमें से दिक्कत होती है, पर जो सिंधु सभ्यता के लोग में नालियाँ ढकी हुई थी, तो और जिससे स्वास्थ्य पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो चीज़ें हम अपने ऊपर लेके आ सकते हैं उसमें। ठीक, उसके बाद हम दूसरा क्या देख सकते हैं,
वाटर का जो मैनेजमेंट था वो सिंधु घाटी में कितना अच्छा था। अब हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, बारिश होती है तो पूरे उसमें शहर में पानी भर जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम दिल्ली देखते हैं, साउथ के राज्य देखते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें तो हम इसमें आंसर को अपने ऐसे फ्रेमिंग करेंगे, ठीक। अगला देखते हैं। तो इसमें मेन चीज़ यही है, तो आप ये सारी चीज़ें एक बार याद कर लोगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक। इसमें ज़्यादा नहीं, बस इसमें आपको चीज़ों को पहले अच्छे से देखना है, समझना है, उसके बाद आपको लिख देना है, उसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आते हैं बौद्ध वास्तुकला, ठीक। बौद्ध वास्तुकला में जैसे क्या क्या बना था, हमको अभी अभी हम क्या देख रहे हैं आज के टॉपिक में, स्थापत्य कला, ठीक। तो इस बात का विशेष ध्यान देना, ऐसे मत बोलना कि सर अब इसके बाद वो नहीं आया, ताम्र नहीं आया, अभी सिंधु का ये बचा है। तो ऐसा नहीं, पहले हम स्थापत्य देख रहे हैं, उसके बाद आएंगे जब मूर्तिकला, तो हम फिर से देखेंगे उसमें सिंधु की क्या मूर्ति थी, फिर ऐसा, ठीक। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि हम देखते हैं बौद्ध वास्तुकला में क्या क्या बने, गुफा, चैत्य, स्तूप, विहार आदि बौद्ध जो वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो पहले चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसा कि स्तूप, स्तूप एक ढेर जैसे होता है। स्तूप वैदिक काल में एक जो सवादान टीले होते थे वहाँ से ये हुआ है, मतलब इनका उदय वहाँ से थोड़ा सा हमको दिखता है। इसमें जो लोग खत्म हो जाते हैं उनके अवशेषों को या फिर राख को उसके अंदर व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, फिर उसके ऊपर एक ऐसा स्तूप जैसे बना दिया जाता है, ठीक। स्तूप का कोर कच्ची ईंटों का, जो इसका कोर होता है, जो अंदर का भाग कैसा रहेगा, कच्ची ईंटों का बना होता है, जबकि बाहरी सतह का निर्माण पक्की ईंटों का, जैसे ये बाहर का सतह है तोरण द्वार, और ये जैसे बाहर का सतह रहेगा तो ये पक्की ईंटों का रहता है। इसमें प्लास्टर की मोटी जो होती है ना, प्लास्टर से ढका होता है, तो इसमें पूरी बिल्डिंग में क्या होता है, प्लास्टर होता है, ठीक। जैसे कि हमको कैसे बने, जैसे ये हो गया तोरण, ये मतलब गेट अंदर जाने के लिए एक यहाँ होता है, एक ऐसे मान लीजिए एक ऊपर होता है, ठीक। से चारों ओर से गेट, फिर ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, जो इसके चारों ओर रहेंगे इसको बोलेंगे वेदिका, पूजा करने के रूप में जो ऐसे हम लोग घूमते हैं ना, तो उसको चक्कर लगाने के लिए, ये हो गया गेट जिसको बोलेंगे तोरण। फिर उसके बाद हम आते हैं ये जो अंदर का भाग, ये जो अंदर का भाग ऐसा रहेगा तो ये क्या रहेगा, अंड के आकार का रहेगा, जिसे अंड बोलेंगे। फिर उसके ऊपर एक हर्मिका रहेगी और हर्मिका के ऊपर रहेगा छत्रक। इस छत्रक में तीन चीज़ें लगी होती हैं, एक दो एक तीन, जिसके तीनों के नाम हैं, ठीक, समान, न्याय, ये सारा चीज़। और ये फिर इसके यहाँ पास क्या इसको बोलेंगे, यष्टि। और जो इसके ऊपर ये पूरा स्तूप खड़ा रहेगा उसे क्या बोलेंगे, मेधी, ठीक। अगला देखते हैं, स्तूप अर्धवृत्ताकार संरचना है, जो मेधी, जो हम देखें ना मेधी ऐसे नीचे रखता है, उसके ऊपर स्तूप बना रहता है, कि चबूतर के ऊपर उल्टे कटोरे की भांति होती है। स्तूप को अंड भी बोला जाता है, इसको जो स्तूप है इसको क्या बोला जाता है, अंड बोला जाता है। शीर्ष पे हर्मिका की संरचना जो ऐसे होती है ना, हर्मिका ये होती है, हर्मिका की संरचना मतलब देखो, ये रही हमारी मेधी, ये रहा अंड, ठीक, और ये रही हर्मिका, जहाँ बुद्ध या उनके किसी शिष्य के अवशेष रखे जाते हैं। अवशेष कहाँ रखा जाएगा, ये जो हर्मिका है इसके अंदर रखे जाते हैं। ये देवताओं का यहाँ क्या होता है, स्थान बोलते हैं ये सबसे, ठीक। उसके बाद देखते हैं हर्मिका के मध्य में एक खड़ा ऐसे ये रहेगा, हर्मिका ये रहा ऐसा, ये अंड, ठीक। तो हर्मिका के ऊपर ऐसा एक क्या लगा रहेगा, लंबा सा डंडा, यहाँ क्या लगेंगे, छत्रक, जो मैं आपको बोला था तीन छत्रक लगे होते हैं। इसका नाम क्या है, पहले का नाम है समान, दूसरे का नाम है श्रद्धा, तीसरे का नाम है उदारता। मतलब इनका क्या है, ये इसको मतलब प्रतीक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, ये समानता के लिए, ये श्रद्धा के लिए, ये उदारता के लिए, ठीक दोस्तों। अगला देखते हैं, मेधी के चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये जैसे स्तूप बना रहेगा ये, ठीक। तो इसके जो चारों ओर ऐसा मतलब, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रदक्षिणा पथ होता है, जहाँ तोरण द्वार भी बने होते हैं, ये यहाँ पास
तोरण द्वार, और ये इसके जो घूमने वाली इसको क्या कहेंगे, पथ। ठीक, नोट में कुछ चीज़ें याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा हाईलाइटेड है, इसको ऐसे देख लेना बना के। नोट में क्या है, वैदिक परंपरा के होते हुए भी स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ये मतलब शुरुआत वैदिक जो परंपरा है उससे हुई, पर जो इनको सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया कौन, बौद्धों ने। स्तूप का जो महत्व है, ये महत्व क्या है, जैसे पहला कि दार्शनिक महत्व है कि लोग अपना दार्शनिक है जो देखने आते हैं। फिर उसके बाद आर्थिक महत्व, लोग यहाँ घूमने आते हैं। ठीक, तो इससे पैसा आता है, तो आर्थिक। सांकेतिक महत्व, जैसे जो है आप ज्ञान की प्राप्ति, शिक्षा जो शिखर में ये बना है इससे। ठीक, उसके बाद समानता, श्रद्धा, ये जो उदारता उसके जो। ठीक, उसके बाद क्या आता है, वास्तुकला के रूप में इसका महत्व। ऐतिहासिक महत्व जैसे बौद्धों का हो गया। ठीक, धार्मिक महत्व हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें मतलब जो महत्व है उसमें धार्मिक, दार्शनिक, आर्थिक, सांकेतिक, वास्तुकला के रूप में और ऐतिहासिक महत्व के रूप में है। ठीक, स्तूप वस्तु जो है, एक मिनट, स्तूप जो वास्तुकला उसकी जो क्षेत्रीय शैलियाँ होती हैं, जैसे कि पहला क्या है, सांची का स्तूप विस्तृत नक्काशी और उभरी हुई आकृतियों के लिए जाना जाता है। सांची का स्तूप जैसे हो गया, सांची की जो शैली है, ये जो एमपी में है, जो ये दक्षिण भारत में है, अमरावती, इसमें जो मूर्तियों की जो नक्काशी है उसको देखा जाता है। ठीक, जैसे हम स्टेज 1 में जो देखते हैं, मतलब जो स्तूप बने हैं उनका जो हम एक देखते हैं कालक्रम, तो जो बना है मौर्य काल में जो स्तूप मिलते हैं, वो प्रारंभिक मौर्य स्तूप मिट्टी या ईंट के जो सरल अर्धगोलाकार जो टीले होते हैं उनसे बनता है। ये जो मिट्टी होती है कौन सी, कच्ची ईंटों से अक्सर ये बनता है। तो जो हम एग्जाम्पल में यूपी का देखते हैं, पर वह स्तूप जो होता है ये यूपी में है, ये किसका है, मौर्य काल में देखा जाता है। उसके बाद आता है पत्थरों से स्तूप का जो विकास हुआ है, वो सांची का स्तूप, ये भी किसके काल में हुआ, मौर्य काल के काल में हुआ। ठीक, अगला देखते हैं स्तूपों की विस्तृत जो सजावट होती है, जैसे नक्काशी, उभरी हुई आकृतियां और मूर्तियों से उसको सजाया जाता है। तो ये स्तूपों की जो सजावट भी इसमें होती है। और दूसरी बात क्या है, इसकी किस काल में होती है, मौर्य काल में। फिर स्तूप मौर्य काल के दौरान शाही शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है और अधिकार के जो प्रतीक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में क्या है, अधिक जो स्तूपों में मूर्तियों की और जो नक्काशी की सजावट होने लगी, उसकी मात्रा हो गई है ज़्यादा, और फिर जो अधिक ध्यान दिया जाने लगा है उसमें सजावट में। जैसे कि इसमें सारनाथ का धमेक स्तूप है, वो कहाँ का बना है, गुप्त काल का बना है। इसमें जो जिससे हमको स्तूपों को सजावट प्रदान की जाती है, उसमें क्या है, कमल की पंखुड़ियाँ। ठीक, उसके बाद है यक्ष हो गया, किन्नर हो गया, गंधर्व, इनकी जो है मूर्तियों से इनको क्या किया जाए, स्तूपों को ज़्यादातर से अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनमें काम किया जाता था। ठीक, इसमें ईंटों और पत्थरों का निर्माण होने लगा, और साथ में ईंटों कौन सी, पक्की ईंटों का। ठीक, याद रखना, मौर्य में क्या थी, कच्ची ईंटें थी। ठीक, अब आता है मौर्योत्तर काल। मतलब मैं इसको बाद में इसलिए लिखा क्योंकि इसमें एक एक लाइन है, सिर्फ इसको आपको जानकारी लिखना, नहीं तो मैं इसको मौर्य के बाद भी इसको लिख सकता था, बस को आपको सिर्फ नॉर्मल बोलना है। तो जैसे सातवाहन में क्या हो गया, ये अमरावती का स्तूप है, इसमें नक्काशी है और साथ में क्या है, जो मूर्तियां बनी हैं उनमें नक्काशी। तो इस सातवाहन में हो गया एक उदाहरण। फिर हो गया कुषाण में, ये जो अफगानिस्तान में इसका स्तूप है खनिक्स का, तो वो किसके काल का है, इसके काल का है, कुषाण। उसके बाद आता है आंध्र राजवंश, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनी कोंडा का, एक मिनट, नागार्जुनी कोंडा का जो स्तूप है वो आंध्र राजवंश का। तो ये सब किस काल में बने, मौर्योत्तर काल में बने। अमरावती जो अफगानिस्तान में बना है, और उसके बाद नागार्जुन कोंडा का स्तूप, ये सारा चीज़ें। ठीक,
उसके बाद जो हमारा अगला आता है अन्य स्तूप, जो एक बिहार में है, एक यूपी में है। ये लिखा है महाबोधि का जो स्तूप है, ठीक। उसके बाद आता है जेतवन का स्तूप, ये यूपी में है। तो ये सारा चीज़ें जो है तो मतलब इनका हुआ है विकास, तो हमें मैप के माध्यम से जानते हैं। जैसे सांची हो गया एमपी में, नागार्जुन कोंडा हो गया आंध्र प्रदेश में, अमरावती हो गया आंध्र प्रदेश में, जग्गरमयपेटट ये होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक। ये नाम थोड़ा देखा। सारनाथ हो गया आपका यूपी में, फिर हो गया ये भी यूपी में हो गया, बोध गया और नालंदा ये कहाँ हो गया, बिहार में हो गया, ठीक। तो दोस्तों ये रहा। उसके बाद देखते हैं सांची स्तूप में और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे सांची स्तूप, पहले इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा। सांची स्तूप में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको 1989 में शामिल किया गया है। इसमें 4 द्वार हैं, जैसे गोला चक्कर है, इसमें 4 द्वार है, जिसको क्या बोला जाता है, तोरण। तो मतलब ये जैसे हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक। उसके बाद सुंदर जो उभरी हुई आकृतियां हैं, इनमें मूर्तियां, बुद्ध के जीवन का दृश्य, जातक कथा, तो ये इनमें से ज़्यादा अच्छे से होता है। और साथ में साल भंजिका जो एक यक्षिणी है, उसकी मूर्ति इसमें भी मिली है, ठीक। बुद्धों को जो उनके प्रतीक के रूप में इसमें देखा गया है, जैसे कि प्रजनन की शक्ति, पेड़ की शाखा, पकड़े हुए स्त्री, उनमें, ठीक। जैसे एक पेड़ है, उसमें पेड़ की शाखा पकड़े हुए एक औरत है, उनके पेट से एक छोटा सा पौधा ले रहा जन्म, उसको क्या बोला गया है, बुद्ध बोला गया। तो ऐसी चीजें, ठीक। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म का भारत की स्थापत्य कला में क्या विकास योगदान था बौद्ध धर्म का, ठीक। तो उसको देखेंगे तो पहला क्या आ गया, जैसे हो गया चैत्य ग्रह और विहारों का निर्माण किया गया। बाद में इसका क्या हुआ, इसका हुआ पूजार्थ मंदिरों और आवास हेतु धर्मशालाओं का निर्माण हुआ। मतलब ये बौद्ध ही जो थे, जो पहले चैत्र ग्रह और विहार का निर्माण करा, जिसके बाद ही भारत में क्या हुआ, पूजा जो मंदिरों का, धर्मशालाओं का निर्माण हुआ। तो मतलब हमने इनसे सीखा, किससे सीखा, बौद्ध धर्म से सीखा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या आता है, बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही प्रेरित होकर महापुरुषों के जीवन को पत्थरों में उकेरा गया। मतलब जो महायान थे, यही बौद्ध की मूर्ति की पूजा करने लगे, इसलिए फिर वहीं से क्या हुआ, मूर्ति पूजन का प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से हम जो महापुरुष थे उनके जीवन को हम किस में रखने लगे, पत्थर में रखने लगे। मतलब उनके जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई, उनका वो जैसे निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो हम उसको कैसे हरमिचा के अंदर रखेंगे, वो सारी चीजें रहती हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं दक्षिण भारतीय गोपुरम कहीं ना कहीं बौद्ध जो तोरण द्वार है उससे मिलता है, ठीक। तो जैसे हम दक्षिण भारत के मंदिर देखेंगे तो एक रहेगा मेन गेट, जिसको बोलेंगे गोपुरम, इसके चारों ओर ऐसा। तो ये जो प्रतीक है, ये किससे मिलता हुआ प्रतीत होता है, जो हमारा बौद्ध धर्म की स्तूप बनते हैं, वहाँ का जो मेन गेट रहता है ना, तोरण, उससे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये चीज़ें हमने किससे सीखी, बौद्ध से सीखी, मतलब बौद्ध धर्म से सीखी। बौद्ध स्तंभों की जो रेलिंग है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ। तो ये हम जैसे मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर के चारों ओर ऐसे घूमते हैं ना, चक्कर लगाते हैं, तो भगवान की पूजा करते हैं। तो उसमें क्या है, तो ये हमने किससे सीखा, बौद्ध धर्म से सीखा, उन्हीं की देन है। उत्तर भारतीय मंदिरों में निर्मित आमलस जो होता है, ऊपर जो ऐसे रखा रहता है, जैसे पूरा मंदिर बना है, मंदिर के ऊपर ऐसे जो रखा है, तो आमलस एवं छत्रक की जो संरचना, वो किससे सीखी, बौद्ध स्तूपों के जो शीर्ष में स्थित हैं, तो हम उनसे सीखे, ठीक। प्रचलित गुफा जो मंदिर हैं, वो हमने बौद्ध के जो चैत्यों से लिया, ठीक। ये चीजें हो गई। अब देखते हैं चैत्य क्या होते हैं और विहार क्या होते हैं। चैत्य होते हैं बौद्ध एवं जैन लोग जहाँ पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं चैत्य। ये आयताकार
होता है, जैसे कारले का चैट जो महाराष्ट्र में है। बिहार किसे बोलेंगे? भिक्षुओं के जो निवास स्थान के लिए पहाड़ियों से काट कर जो बनाई गई संरचना होती है उसे बिहार बोलेंगे। जैसे बौद्ध और जैन धर्म से संरक्षित होता है, तो इसमें उदयगिरी की पहाड़ी और 2 मंजिला जो गुफा है किसका, खारवेल का, तो वो है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ खत्म होता है। क्या खत्म होता है हमारा? ये यहाँ खत्म होता है बौद्धों की संरचना में जो क्या बना है, स्तूप बना है, स्तूप, तो वो हमारा आज यहाँ पास खत्म होता है स्तूप। ठीक, तो उसके बाद हम अगला देखते हैं। पहले थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं जल्दी से। जैसा कि देखो दोस्तों, 1 मिनट, हाँ 1 सेकंड रुकना आप लोग। कहाँ गया? देखो, बौद्ध वास्तुकला में तो सबसे ज़्यादा यही है, गुफा बने, चैत्य, स्तूप, विहार, ये सारा चीज़ें। ठीक, तो हमने क्या क्या देखे? जो स्तूप होता है इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो स्तूप का निर्माण होता है ये कैसे होता है। उसके बाद हमने देखा जो चैत्य होता है इसका निर्माण कब होता है, क्यों होता है, बौद्ध लोग इसका उपयोग क्यों करते हैं, बिहार का उपयोग बौद्ध लोग क्यों करते हैं। फिर हमने क्या देखा, जो बौद्ध वास्तु कला है इसका हम वर्तमान में जो भारतीय जीवन में कहाँ कहाँ यूज हुआ है तो उसको हम देख लिए। तो मतलब इन सारों का एक जैसे सिंपल ऐसे पूछेगा नहीं कि आप इसका जो बना है बौद्ध वास्तुकला में बिहार, उसका भारतीय जो उपयोग में कहाँ कहाँ यूज होता है, ऐसा नहीं। मतलब ये सारा चीज़ जो ऐसे क्वेश्चन आएगा बौद्ध आर्टिक, ठीक, जो बौद्ध आर्ट है तो उसका जो मतलब जैसे गुफा हो गया, चैत्य, स्तूप, विहार, इनका जो उपयोग कहाँ भारतीय वर्तमान जीवन में कहाँ कहाँ यूज होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जैसे हमने ऊपर देखा, ठीक, उसके बाद हम इसको देखें कि क्या होता है इसमें, क्या क्या हर्मिका, अंड, मेधि, द्वार, छत्रक, ये सारी चीज़ें हम देखें। ठीक, उसके बाद हमने इसमें क्या देखें, हमने देखी स्तूप का क्या क्या महत्व होता है, धार्मिक, दार्शनिक, आर्थिक, सांकेतिक, वास्तुकला के रूप में, और ऐतिहासिक महत्व देख लिए। और इसकी क्या है, क्षेत्रीय शैलियाँ भी जो स्तूप की विकसित हुई हैं, जैसे सांची का हो गया, एक हो गया ये अमरावती, ये कहाँ हो गया, ये नॉर्थ में हो गया, ये कहाँ हो गया, साउथ में हो गया। ठीक, अब फिर इनके जो विकास का एक स्वरूप था, कैसे मौर्य काल में कैसे थे, मिट्टी के जो कच्ची ईंटें थी उनसे ये बनता था, पत्थरों का उपयोग इतना नहीं होता था, पर एक स्तूप है जो सांची का स्तूप वहाँ हुआ। ठीक, तो इसमें जो आकृतियों की सजावट, मूर्तियों की सजावट में ध्यान दिया जाता था, साथ में ये शाही शक्ति और जो अधिकार का भी काम करते थे। ठीक, फिर आता है गुप्त काल। गुप्त काल में देखे कि सारनाथ का धेम स्तूप, जिसमें सजावटी में जैसे एक मिनट, हाँ, यक्ष, किन्नर, गांधर्व, जो पंखुड़ियाँ हैं कमल की, उनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ क्या पक्की ईंटों का और पत्थरों के उससे इसका निर्माण होने लगा। ठीक, तो ये देखा। उसके बाद हमने देखा सांची स्तूप, जो एक मतलब ऐसा, इसको मतलब हेडिंग कर लेना, ये अलग से आपको बता दिया कि इसमें सांची स्तूप मेन है। इसको 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। 4 इसके प्रवेश द्वार है, ये सुंदर आकृतियों से बना है। बुद्ध के इसमें एक प्रतीक के रूप में ये पेड़ की शाखा में पकड़े हुए एक स्त्री थी, जिसको क्या बोलते हैं, साल भंजिका, जो यक्षिणी है, उसके पेट से एक शाखा निकली हुई है पौधे की, तो ऐसा चीज। ठीक, अब आता है बौद्ध धर्म का भारत की स्थापत्य कला में विकास में योगदान। मेन क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। ठीक, क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर जो हमने ऊपर पढ़ा उसका एक बनाया है क्वेश्चन, उसको देख दिया पूरा, मतलब वो तो फिर आप लिखोगे, मतलब इंट्रो आप लिखोगे। ठीक, मतलब इंट्रो, कंक्लूजन आप लिखोगे, मैं सिर्फ बॉडी में आपको एक फ्रेमिंग बता दिया किसका क्या क्या विकास में योगदान। जैसे चैत्य विहारों में इनका निर्माण देखें, बौद्ध धर्म के जो प्रभाव से प्रेरित होके महापुरुषों के जीवन में रेलिंग हो गई। ठीक, ये सर फिर एक देख लिए, चैत्य देख लिए, बिहार देख लिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे मंदिर स्थापत्य कला। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे मंदिर स्थापत्य की कला। तो दोस्तों, ये जो मंदिर निर्माण की जो शुरुआत हुई, एक जो मतलब
मंदिर का निर्माण यहाँ से माना जाता है सही तरीके से, वो कहाँ से हुआ है? गुप्त काल से माना जाता है। गुप्तकालीन जो मंदिर है वो आकार में अपेक्षाकृत कैसे छोटे होते थे। मंदिरों का निर्माण प्रायः पत्थरों से ही होता था, पर अपवाद में एक मंदिर है, भीतरगांव जो मंदिर है वो कहाँ किससे हुआ है? ईंटों से हुआ है। ठीक, मंदिर की जो छत प्रायः कैसी होती है? समतल होती थी, किंतु जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है इसका कैसा है? शिखर युक्त है। तो हमने क्या देखा है? हमने जो मंदिर स्थापत्य कला की जो शुरुआत हमने देखी है गुप्त काल से। गुप्त काल में अपेक्षाकृत मंदिर छोटे होते थे और साथ में पत्थरों से इनका उपयोग होता था, निर्माण होता था इनमें। पर अपवाद में भीतरगांव मंदिर है उसका ईंटों से हुआ है। इसकी छत प्रायः कैसी? समतल होती है, पर एक जो देवगढ़ का मंदिर है उसमें क्या है? उसमें शिखर है और साथ में इसमें पंचायतन जो शैली है उसका उपयोग इनमें होता था। कैसे? जैसे एक बीच में मंदिर है, उसके चारों ओर 1 2 3 4 ऐसे छोटे मंदिर होते थे, तो इसको क्या बोलेंगे? पंचायतन शैली। ठीक, अब देखते हैं जो हिंदू मंदिर है उसके जो मूल रूप है, इसमें एक जो मंदिर होता है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो हिंदू मंदिर में होती हैं। तो एक होता है गर्भगृह, जो अंदर का भाग यहाँ पास होगा, मतलब जैसे कि ये मंदिर है पूरा ऐसे, पूरा यहाँ एक ऊंचाई में ऐसे बना है। तो जो मंदिर के मुख्य जो देवता हैं वो मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित किए जाते हैं। यहीं अधिकांश पूजा पाठ या धार्मिक जो केंद्र है वो यहीं है। जैसे हम कोई मंदिर देखते हैं, आप देखेंगे ये पूरा मंदिर है, मंदिर में यहाँ भगवान बैठते हैं। ठीक, इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? गर्भगृह। फिर दूसरा होता है मंडप। मंडप क्या है? जो मंदिर है, मंदिर के बाहर ही जो ऐसे रहेगा जहाँ मंदिर का अंदर जाने के लिए होगा। ठीक, प्रवेश, ये काफ़ी संख्या में लोग भक्तगण इकट्ठा होते हैं। मान लीजिए यहाँ लोग पूरा इकट्ठे हुए, यहाँ मंदिर है। ठीक, तो यहाँ ऐसे इसको क्या बोलेंगे? मंडप बोलेंगे। ठीक दोस्तों, फिर आता है शिखर। ये कैसे? जैसे ये मंदिर है, ठीक, ये मंदिर में जो ये बना है तो इसको क्या बोलेंगे? शिखर। ठीक, ऊपर स्थित होता है, ये वक्री रेखी तक होता है आकार में, पिरामिड के आकार का, जैसे इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक, उत्तर भारत में से शिखर और दक्षिण भारत में इसका नाम क्या हो जाता है? शिखर को विमान के नाम से बोलते हैं। ठीक, दक्षिण भारत में विमान, उत्तर भारत में शिखर। उसके बाद आते हैं वाहन। तो वाहन जैसे जो देवता है उनका जो आसन है जिसमें वो बैठते हैं, विराजमान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वाहन। ठीक, और ये उनके सामने, जैसे यहाँ शंकर जी की मूर्ति आप देखेंगे मंदिर में, उनके सामने यहाँ पास नंदी की मूर्ति बैठी रहेगी, तो उनके सामने ही जस्ट होता है। ठीक, तो ये वाहन जो उनका देवता है तो ऐसे रहता है। ठीक, अंतराल किससे बोलते हैं? गर्भगृह जो अंदर और एक जो मंडप, इनको जो जोड़ने वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलेंगे? अंतराल। मतलब ये जो मंदिर है ये यहाँ से भक्त पूरे खड़े हैं, जो इतनी छोटी सी रास्ता होगी इसको क्या बोलेंगे? अंतराल बोलेंगे। ठीक, अगला देखते हैं अधिष्ठान। ये क्या होता है? चबूतरे नुमा होता है, आधार का कार्य करता है। ये रहा, इसको क्या बोलेंगे? अधिष्ठान। ठीक, इसके ऊपर किसका निर्माण होगा? मंदिर का। ठीक, तो ये याद रखना। फिर आता है गोपुरम। ये साउथ में जो होती है द्रविड़ शैली, उसमें इसका प्रयोग होता है। मंदिर का जो अंदर जाना है मेन द्वार, जैसे ये रहा पूरे में, बीच में मंदिर है, तो ये जो यहाँ बनेगा इसको बोलेंगे गोपुरम, अंदर जाने के लिए जो रास्ता होता है। ठीक, फिर आता है हाँ, फिर आता है परकोटा। परकोटा, इसका उपयोग क्या है? ये साउथ के जो फिर से मंदिर गोपुरम की जो बनाए जाने की महत्वपूर्ण कारण इसका भी प्रयोग होता है। जैसे ये रहा मंदिर, ये रहा यहाँ पर गोपुरम, तो इसी में एक छोटा सा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? परकोटा। ठीक, फिर जो हम मंदिर के चारों ओर घूमते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? पथ। कौन सा पथ? प्रदक्षिणा पथ। ठीक, जो मंदिर के हम चारों ओर घूमते हैं तो एक रास्ता बना रहता है उसे बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं भारत में जो, तो मतलब ये बेसिक पहले आप मतलब आपको बता दें कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती, फिर आपको ये नहीं लगे कि सर ये बोल रहे हैं।
गोपुरम, ये होता क्या है, ठीक। तो अंतराल, अंतराल किसे बोलते हैं, वाहन कौन होता है, तो मतलब जैसे शब्द आएंगे, शिखर, मंडप, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद देखते हैं भारत में जो मंदिर की शैली कितने प्रकार से है। तो भारत में मंदिरों की शैली के हैं 3 प्रकार। पहला है नागर या उत्तरी भारतीय जो शैली है, फिर आता है साउथ की द्रविड़ शैली, फिर आती है वेसर शैली। तो जैसे हम मैप में देखते हैं, तो ये जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, ये थोड़ा यहाँ क्या है वेसर शैली। यहाँ ऊपर क्या है, पूरे में नॉर्थ साइड में नागर, और इधर आता है केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ी, फिर ये और ये तमिलनाडु। तो इसमें क्या आ जाएगा, द्रविड़ शैली, ठीक दोस्तों। अब हम देखते हैं नागर या उत्तर भारतीय शैली को, ठीक। ये हमारा पहला है, नागर या उत्तर भारतीय शैली के रूप में, ठीक। संपूर्ण मंदिर एक विशाल वेदी पर बनाया जाता है और इस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए ये एक रहा वेदी, चबूतरा जिसको बोलते हैं, फिर ये ऐसा सीढ़ियां बना, फिर यहाँ हम मंदिरों को देखेंगे, ठीक। कोई 4 दीवारी व दरवाजे नहीं होते, कि मतलब ऐसे हम मंदिर है तो उसको मंदिर चारों ओर से पैक है, फिर यहाँ दीवार है, यहाँ गेट दरवाजे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक। खुले होते हैं। मंदिर में एक घुमावदार गुंबज होता है जिसे शिखर कहा जाता है, जो क्रमशः ऊपर की तरफ छोटा होता जाता है, ऐसा, ठीक। वर्गाकार गर्भगृह ऐसे होगा पूरा ऊंचे शिखर के, एकदम जो नीचे होगा, जिसे शिखर के एकदम नीचे वर्गाकार रूप से होगा अंदर। गर्भगृह से जुड़ा हुआ परिक्रमा पथ इसी से ज्वाइंट होगा, ठीक। ऐसे होगा, लोग इसी के चारों ओर घूमेंगे। ये जो विशेषता है किसकी है, ये उत्तर भारत में जो नागर शैली के जो अधिकतर मंदिर आपको मिलेंगे, वहाँ आप देखेंगे, कोई भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे पहले कोई ऐसे होगा, वेदी होगी, उसके ऊपर जो मंदिर का निर्माण होगा, कोई भी ऐसे 4 दीवारों से पूरा पैक मंदिर नहीं होगा, ठीक। उसके बाद ये घुमावदार मंदिर में ऊपर एक क्या होगा, पूरा ऐसे शिखर जैसे गुंबज होगा, उसके नीचे वर्गाकार रूप से एक, जहाँ मुख्य भगवान बैठते हैं, गर्भगृह वह होगा, इसी के चारों लोग इसके घूमेंगे, परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा, ठीक। उसके बाद देखते हैं शिखर के रूप में। अब देखते हैं चीजें कि शिखर जो होते हैं ना नॉर्थ में, तो शिखर कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा, रेखा प्रसाद। यह एक साधारण जो शिखर है को जिसको आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी तक सीधे बिंदु तक जाती है। मतलब इसका आधार शिखर कैसे हो गए, आधार वर्गाकार होगा ऐसे, और दीवारें भीतर की ओर, मतलब ऐसे लटकी हुई ऐसे भीतर के ऊपर जाके ऊपर आपस में मिल जाती हैं, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, रेखा प्रसाद। दूसरा होता है फमसाना, ठीक, फमसाना। तो इनमें क्या होगा, रेखा प्रसाद की तुलना में यह अधिक चौड़ी, क्या होगा, एक मिनट, अधिक चौड़ी और ऊंचाई में कुछ मोटे होते हैं। तो ये थोड़ा सा चौड़ी आकार और ऊंचाई में थोड़ा सा मोटी होंगी, ऐसा, ठीक। समझ जाना। इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं से बनी होती हैं जो भवन के केंद्रीय भवन के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से ज्वाइंट होती है। मतलब ये पूरा अंदर से पूरा ऐसे ज्वाइंट यहाँ पास दिखेगा, ठीक, ऐसे, ठीक। ये आमतौर पर मंडपों का उपयोग किया जाता है इसमें। जैसे ये रहा, जो हम देखेंगे, ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेदी। ये रहा पूरा, ठीक। ये रही इसकी सीढ़ियाँ, इसी को ये भी बोलते हैं चबूतरा। ये अंदर का रहा गर्भगृह, ये ऊपर रहा शिखर, ठीक। यहाँ आमलस होता है, ठीक। यहाँ छत्रक जैसे ये छोटे छोटे जो मंडप होते हैं ये अलग से, और यहाँ एक घूमने के लिए होता है पथ, ठीक। जैसे अब हम इसके कुछ मंदिर देखेंगे, उदाहरण के लिए नागर शैली में देवगढ़ यूपी का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का, ठीक। महादेव मंदिर खजुराहो का जो है, कंसरिया महादेव का मंदिर, फिर है सहस्त्र बाहु, एक मिनट लिख दूं, सहस्त्र बाहु मंदिर, ठीक। ये हो गए, ये उदाहरण किसके हैं,
नागर शैली के, ठीक। नागर शैली के मंदिरों में गंगा यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के अंदर जो जाते हैं उसका जो द्वार होते हैं उसके पास इनको रखा जाता है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन कभी कभी एक बार उसमें आया था, यूपीएससी का जब एग्जाम होता पीटी, उसमें पूछा गया था, ठीक। गंगा यमुना की जो नदी देवियों का जो मूर्ति है वो रखी कहाँ जाती है, ठीक। अब मंदिर जो परिसर उसमें कोई भी जलाशय नहीं होता, पर साउथ में हर एक मंदिर होगा उसके अंदर आपको एक जलाशय मिलेगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं नागर शैली की क्या क्या उप शैलियाँ थी, उनमें जैसे हम पहला देखेंगे वल्लभी शैली के वर्गाकार जो मंदिरों में मेहराबदार जो छतों के शिखर का निर्माण होता है, इन मेहराबियों का जो कक्ष होता है किनारा गोल होता है और यह सट्टाकार यानी बांस या लकड़ी के छोटे छोटे खंड बने होते हैं, उसमें सट्टाकार क्या होते हैं, इनको क्या बोले भवन बोला जाता है। तो पहली क्या हो गई वल्लभी शैली। तो इसमें एक चीज़ याद, जो ऊपर के पॉइंट है वो सारे सेम रहेंगे, बस इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें रहेंगी आधार। तो ऊपर के जो पॉइंट पूरे सेम लिख देना जो नागर शैली में देखने को, उसके बाद ये थोड़ा सा ज्वाइंट कर देना, ठीक। उड़ीसा शैली किसकी उपशैली है, नागर शैली की। इसमें जो हम जैसे हम देखते हैं ना देवल, किस में बोलेंगे उड़ीसा शैली में, किसको बोलेंगे जो अंदर भगवान बैठते थे जिसको हम बोलते थे गर्भगृह, उसको क्या उड़ीसा जो शैली है उसमें क्या बोलेंगे देवल। मंडप को क्या बोलेंगे जगमोहन। आमलस जो ऊपर लगा रहता है उसको क्या बोलेंगे मस्तक, ठीक। मंडप आप जानते हो जहाँ लोग खड़े होते हैं। फिर आता है शिखर या, ठीक, जो ऊपर लगा रहता है उसको क्या बोलेंगे गड्डी, ये हो गया। अधिष्ठान, तो इसको क्या बोलेंगे पिंड, ठीक। फिर देखते हैं जो ये उड़ीसा की शैली है ये कौन से क्षेत्र से है, कलिंग के क्षेत्र से है। मंदिरों के बाहरी भवन अत्यंत उत्कृष्ट, मतलब उसमें सजावटें होती है पर भीतरी जो भाग होता है वो आमतौर पे खाली होता है। उड़ीसा के मंदिरों में आमतौर पे 4 दीवारी होती है, ठीक। ये देख लेना कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जगन्नाथ का पुरी मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, तो इनमें क्या होती है 4 दीवारी होती है। तो इनमें मतलब कौन सा क्षेत्र थोड़ा अलग है, इनके जो नाम है नाम चेंज है, साथ में इनमें 4 दीवारी होती है, ठीक। और जैसे उदाहरण के लिए कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ठीक। जो सूर्य मंदिर होते हैं, सूर्य मंदिर में क्या ऊंचे इनके आधार पे स्थित होते हैं, जो उनके बड़े बड़े 12 जोड़ी ऐसे रथ के पहिए होते हैं उनसे ज्वाइंट होते हैं। ये सूर्यदेव की पौराणिक जो कथा है उसकी हमको याद दिलाते, साथ में ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको सूर्य मंदिर को जाना जाता है। विशाल जो होते हैं रथ उसको किसका प्रतीक मानते हैं, शोभा यात्रा का, ठीक। तो ये था सूर्य मंदिर के बारे में थोड़ा सा हमने जान लिया कि वहाँ का ये था। बाकी जो आपको उड़ीसा शैली है आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि इसमें क्या क्या 4 दीवारी और साथ में बाहर के जो मंदिरों का डिजाइन होता है उसमें सजावटें होती हैं मूर्ति से और भी चीज़ों से, पर अंदर का भाग खाली होता है और इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मंडप को, ये सब नाम है जैसे जगमोहन, ठीक। आमलस को मस्तक ये कहते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं खजुराहो की शैली। ये खजुराहो की शैली किसके शासनकाल में विकसित हुई थी, जो चंदेल राजाओं के द्वारा ये निर्मित हुई थी। पलुआ पत्थर का इसमें ज़्यादातर वो हुआ है प्रयोग हुआ है, बड़ी मात्रा में बारीकी से नक्काशी इसमें बाहर और भीतर दोनों में हुई है। किसमें खजुराहो शैली में। उड़ीसा में क्या हुई है बाहर हुई है, भीतर पूरी साफ है, ठीक। गर्भगृह मंडप अर्धमंडप और अंतराल इसमें भी होता है। पर खजुराहो शैली में एक चीज़ याद रखना, खजुराहो शैली में कौन सा प्रयोग हुआ, पंचायतन शैली का प्रयोग हुआ है, ठीक। नागर शैली की एक ही शैली है वो खजुराहो शैली जिसमें पंचायतन शैली का
प्रयोग हुआ कि एक मुख्य मंदिर, इसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जिसके इसका शिखर लंबा, बाकी के शिखर छोटे छोटे, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, पंचायतन शैली। उदाहरण के लिए क्या है, लक्ष्मण मंदिर, ये जो भगवान विष्णु को समर्पित है, नागर शैली में है, ऊंची जो वेदिका पे ये इसका निर्माण हुआ है, इसके कोनों पर 4 छोटे छोटे देवालय हैं, मतलब इसको पंचायतन शैली बोला जाता है। जैसे ऐसे शिखर के अंत में नालीदार चक्रिता और आमलस, जहाँ लगा होता है ये आमलस चक्रिता, ऐसे आमलस पर एक क्या लगा होता है, कलश का यहाँ पर प्रयोग होता है आमलस में, ठीक। एक हो गया लक्ष्मण मंदिर। दूसरा होता है कंदरिया महादेव का मंदिर। भारतीय मंदिर स्थापत्य जो शैली है उसकी जो पराकाष्ठा यहाँ दिखती है। स्थापत्य और मूर्ति कला जो मध्यकालीन मंदिर के निर्माण की विशेषताएं थी वो इसमें थी, ठीक। और जो खजुराहो के मंदिर की अपनी ही एक कमोदीप और श्रृंगार जो प्रधान प्रतिमाओं के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो जो ये है खजुराहो की मंदिर, उसमें जो कमोदीप और श्रृंगार प्रधान जो प्रतिमाएं बनाई गई उसमें श्रृंगार रस का महत्व है। और साथ में खजुराहो के मंदिर में उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के हैं, जिनमें कुछ जैन मंदिर भी हैं। इनमें से 64 योगिनी जो मंदिर है वो भी खजुराहो में स्थित है। जैसे इसमें छोटे देवालय देवियों को समर्पित है, जो जहाँ क्या होती है, तंत्रिका पूजा होती है, ठीक ठीक। उसके बाद देखते हैं खजुराहो की प्रतिमाओं के बारे में, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। ये पूरे उभार के साथ जैसे बनावट है, ठीक। आसपास के पत्थर से काट के ये बनाई जाती है। नाक तीखी है, इसमें नाक तीखी और आंखें लंबी तथा मोड़े वाली होती हैं, ठीक। आंखें तीखी और लंबी आंखें और मोड़ लंबी होती है, ठीक। जो ऐसे मतलब जो बनावट होती है शरीर की वैसी होती है, ठीक, मोड़दार। तो ये उनकी प्रतिमाओं में विशेषताएं हैं। तो इसमें जैसे हमने पहले इसको हम थोड़ा देख ले, कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर इसका फिर से एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। फिर उसके बाद सोलंकी शैली, जिसको हम पश्चिम भारत में गुजरात और राजस्थान में प्रयोग होता है। फलुआ पत्थरों का प्रयोग होता है। 10वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में बने मंदिर की जो मूर्ति है स्लेटी के काले बेसाल्ट पे बनी होती है। मुलायम चिकने संगमरमर का इसमें प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए माउंट आबू और रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो है। गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है, जो भीमदेव एक ने बनवाया था, विशाल वर्गाकार। इसके अंदर क्या है, जलाशय काष्ठ उत्कीर्ण की जो परंपरा का इसमें क्या दिखता है, उपयोग दिखता है, इफेक्ट दिखता है। पूर्व इसका जो मुख किसकी ओर, पूर्व की ओर है, जहाँ से सूर्य की जो रोशनी डायरेक्ट आती है मंदिर के अंदर, ठीक। जब पंचायतन शैली के बारे में तो आपको मैं बता ही दिया हूँ। पंचायतन शैली है जिसमें वेदिका में बनाए जाते छोटे छोटे इसमें सहायक देवालय होते हैं। जैसे ये मुख्य मंदिर, इसके अन्य छोटे छोटे 4, ठीक। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, अभी हमारी जो 1 मिनट शुरू से देख ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने देखा मंदिर स्थापत्य कला, थोड़ा देखा कि ये इसका शुरुआत कब से होता है, क्या थोड़ा बहुत। फिर आते हैं मंदिर में जो मुख्य चीज़ें जो होती हैं, मंडप, शिखर, गृहगृह, वाहन, अंतराल, अधिष्ठान, गोपुरम, ये जो होती है मेन चीज़। अब इसको 3 भागों में हमने बांटा, नागर, द्रविड़ और वेसर शैली में। नागर शैली जो उत्तर भारतीय शैली है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, चबूतरे होती हैं, जो चारों ओर से घिरा नहीं होता, चाहे घुमावदार गुंबद होता है, जो चारों ओर घूमने के लिए परिक्रमा पथ होता है, ऊंचे शिखर होते हैं, ठीक। फिर शिखर के रूप में कितने कितनों का प्रयोग होता है, 2 का प्रयोग है। एक होता है रेखा प्रसाद जो सीधे होते हैं, ठीक। एक होता है फमसाना। तो ये चीज़ें देखिए। फिर उसके बाद हमने इसके मुख्य मंदिर जो हैं तो उनको थोड़ा एग्जाम्पल से 1-2 मंदिर का हमने याद कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि नोट में क्या, नागर शैली में जो गंगा और यमुना का जो देवियों का जो अंदर जाते हैं मंदिर के, जो मेन अंदर का, उनके जो बाहर एक द्वार होता है उनमें इनकी मूर्तियों को रखा जाता है, ठीक। मंदिर के अंदर कोई भी ऐसा पानी का वो नहीं होता, स्रोत नहीं होता।
जलाशय के रूप में। फिर होते हैं नागर शैली की जो उप शैलियाँ, उनमें क्या देखें, एक है वल्लभी शैली देखिए, जिसमें मेहराबदार छतों और साथ में किनारा इनका क्या होता है, इनका किनारा होता है गोल, सट्टाकार यानी बांस या लकड़ी के ये होते हैं, बने होते हैं, ठीक। उसके बाद देखें उड़ीसा शैली। उड़ीसा शैली में हमने क्या देखा कि इनका जो नाम है, नाम इनके हो गए हैं चेंज। साथ में ये भी बाहर की ओर इनमें सजावट होती है, भीतर की ओर ये खाली होते हैं और आमतौर में चार दीवारी होती है, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखे खजुराहो शैली। ये किससे, जो पलुआ पत्थर है उससे बनते हैं। इसमें बारीकी जो अंदर बाहर दोनों की ओर होती है और ये पंचायतन शैली का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक। तो उसके बाद फिर हमने देखा सोलंकी शैली में, ये गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है। बलुआ पत्थरों का इसमें भी प्रयोग होता है। साथ में ये मूर्तियाँ स्लेटी और काले रंग, मूर्तियाँ किसे, स्लेटी और काले जो बेसाल्ट की बनी होती, मुलायम और चिकने संगमरमर का प्रयोग होता है, ठीक। अब जैसे हम एक मैप के द्वारा देखे ले रहे हैं, जैसे ये पूरा ऐसे बना है मैप ऐसा, ठीक। तो ये जो यहाँ का नॉर्थ का ये वाला भाग, इसमें कौन सी शैली है, सोलंकी शैली है। उड़ीसा का ये क्षेत्र यहाँ उड़ीसा शैली होगी मान लीजिए, ठीक। सोलंकी उड़ीसा, ये एमपी के पास क्या हो गया, खजुराहो, ठीक। यहाँ क्या हो गई, वल्लभी शैली, ठीक। तो मतलब जो नागर शैली है उसकी कितनी उपशैलियाँ, चार उपशैलियाँ, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है द्रविड़ शैली और दक्षिण भारतीय शैली, ठीक। उसके बारे में देखेंगे। तो द्रविड़ मंदिर के चारों ओर एक चार दीवारी से घिरा होता है। ये चार दीवारी के बीच में एक अंदर जाने के लिए द्वार होता है, जिसे क्या बोलेंगे, गोपुरम बोलेंगे। और शिखर को क्या बोलेंगे, विमान कहा जाता है। ये किसकी तरह होते हैं, एक मिनट, हाँ, पिरामिड की तरह होते हैं। गर्भगृह के जो अंदर जाने का द्वार होता है वो भयानक द्वारपालों की जो प्रतिमाएं हैं उनसे खड़ी होती हैं, बनी होती है। विशाल मैदान होता है अंदर, जिसको बोलेंगे प्रांगण। भव्य जो ये जो अंदर का है ना गोपुरम, ये बहुत ही भयानक रहता है, मतलब भव्य, मतलब इसमें अच्छा लगता है, ठीक। सजावट इसमें ढका हुआ जो इसका है पथ, घूमने के लिए ढका हुआ होता है। मंदिर परिसर में कोई भी एक बड़ा यहाँ पास पानी का स्रोत होगा, ठीक। जैसे हम इसमें देखते हैं, ये रहा मंदिर, ठीक। ये रहा अंदर जाने के लिए गोपुरम, ये रहा अंदर पानी के लिए एक स्रोत, जलाशय। ये छोटे छोटे जो मंदिर हो गए उप मंदिर। ये रहा मेन मंदिर, ये हो गई इसकी क्या हो गई, इसको बोलेंगे विमान। ये हो गया इसका गर्भगृह, ये हो गया इसका अंतराल, ये हो गया सभा कक्ष, ठीक। जैसे ये भी रहा, यहाँ भी हमने देख लिया। दक्षिण भारत में जो मंदिर वास्तु कला है उसको किसने, जो पल्लव के शासकों की देखरेख में ये शुरू हुई थी, ठीक। तो जैसे इसमें महेंद्र वर्मन है, इसमें पल्लव वास्तुकला का पहला जो शुरुआत है इनके काल में हुआ। चट्टानों को काट कर इनमें मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों को मंडप के रूप में बोला जाता है। जैसे इनके उदाहरण में क्या बन गया, पंच पांडव मंदिर, ठीक। फिर दूसरे में क्या आते हैं, नरसिंह शैली, जिसको मामल्य शैली बोलेंगे। ये इसका दूसरा स्टेज है। चट्टानों को काट के बनाए गए इन मंदिरों को आकर्षण उत्कृष्ट मूर्तियां द्वारा भी इसमें पहले सजाया गया। पहले क्या, सिर्फ चट्टानों को काट के मूर्तियां बनाई गई। फिर इसमें पल्लव काल में दूसरा जो मामल्य शैली था, चट्टानों को काट के उनमें जो और भी बारीकी की गई, ठीक। रथ के मंदिर हैं, उनको एकात्मक जो रथ मंदिर, उनमें उनका उपयोग किया गया। एक ही पत्थर में वो भी बना दिया गया, अंदर नीचे रथ ऊपर मंदिर।
इसमें केंद्र इसका क्या है, महाबलीपुरम इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक, तीसरा क्या है, राजसिंह शैली, मंदिर ईंट व पत्थरों से बनने लगे। ठीक, अब पहले चट्टानों से बनते थे, अब इनके काल में क्या हो गया, मंदिर ईंट और पत्थरों से बनने लगे। इसमें क्या है, महाबलीपुरम का जो समुद्र के किनारे एक मंदिर है, तटीय मंदिर, वो हो गया। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं चौथा, नंदी वर्मन शैली, मंदिर आकार में छोटे होते हैं। पल्लव के राजनीतिक जो उनका जो मान था उनमें नीची है, मतलब थोड़ा सा लॉस हुआ, कमी हुई, तो ये इसलिए तो मंदिरों का आकार कैसा छोटा हो गया। तो पल्लव वंश के जो पतन के बाद चोल शासकों के काल में मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली विकसित हुई, जिसे मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो नंदी वर्मन हो गए। जैसे हम पल्लव काल में देखते हैं, तो पल्लव काल में हमने क्या क्या देखा, महेंद्र वर्मन, जो इनके शुरुआत से इनका शुरुआत होता है, जो साउथ के जो मंदिर बनना स्टार्ट हुए, जो किस काल में हुए, वो शुरू हुए पल्लव राजवंश में शुरू हुई, जिसमें से पहला है महेंद्र वर्मन। इनके राज्य में जो स्टार्ट हुआ, तो चट्टानों को काट के इनका निर्माण हुआ। जैसे उदाहरण के लिए ये रहा पंच पांडव मंदिर। फिर दूसरे नंबर में आते हैं नरसिंह शैली, तो इसमें चट्टानों को काट के तो मंदिर बनाए गए। फिर क्या हुआ, इसमें जो चट्टान में क्या क्या उसमें और भी बारीकी की गई। ठीक, मूर्तियों द्वारा इनको सजाया गया। फिर रथ मंदिरों का भी इसमें क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। इसका केंद्र कहाँ है, महाबलीपुरम। ठीक, उसके बाद आता है राजसिंह शैली, इसमें मंदिरों का अब चट्टानों की जगह में किसका, ईंट और पत्थरों का प्रयोग इसमें होने लगा था। जैसे कांचीपुरम का कैलाश मंदिर इसका एक उदाहरण हो गया। फिर आता है नंदी वर्मन शैली, ये कौन सी है, फोर्थ शैली है। ये मंदिर के आकार इसमें छोटे होने लगे थे। इसका कारण ये था कि पल्लव के जो शासन है उसमें पतन की ओर ये इंक्रीज हो रहा था, इस वजह से। तो अब पल्लव वंश के बाद कौन आया था, चोल शासक आए थे। ठीक, तो दोस्तों ये आज हम इतना देखते हैं, उसके बाद हम चोलकालीन का आगे से देखते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।